कहानी केवल कल्पना पर आधारित है। इसमें कोई भी दृश्य किसी व्यक्ति, संस्था या समाज को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखा गया है। अगले दिन सिया रोज की तरह आज भी जल्दी उठ गई और घर का सारा काम करने लगी। सिया अभी किचन में सोनी और उसकी चाची कामिनी के लिए चाय नाश्ता बना रही थी कि तभी घर के डोर को खटखटाने की आवाज आने लगी। सोनी और कामिनी जो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी, दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और आंखों में पूछने कि इस वक्त कौन आया होगा, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था। कामिनी सोनी से बोली, चल चल के देखते हैं कौन आया होगा। दोनों ने सिर हिलाया और नीचे आ गई। अंदर किचन में काम कर रही सिया ने भी जब डोर को खटखटाने की आवाज सुनी तो वो आटा गुटते हुए खुद से बोली, इतनी सुबह कौन आया होगा। फिर मुंह बना के बोली, मुझे क्या, कोई भी अपने आप चाची देख लेंगी। कामिनी ने जाके डोर खोला तो वो हैरान रह गई। सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 49/50 साल की होंगी। वो कामिनी को देख के बोला, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ देख के ऐसे हैरान क्यों हो रही हो। उस आदमी की बात सुन के कामिनी हड़बड़ी में बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको ऐसे अचानक देख के शौक में हूँ। तुम यहाँ ऐसे, तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना। वो आदमी कामिनी को बोला, कामिनी क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी भी, या सब यही दरवाजे पर खड़े खड़े सारी इंक्वायरी कर लोगी। कामिनी जल्दी से साइड में होके हंसते हुए, माफ कर दो माफ कर दो, इतना बोलते बोलते वो दरवाजे से थोड़ा होके साइड में होके खड़ी हो गई और वो आदमी अंदर आने लगा। वो सारा अपना सामान अंदर लेके आया। कामिनी इतना सारा सामान देख के परेशान होके बोली, श्याम तुम क्या अपना पूरा सामान लेके वापस आ गए हो। वो आदमी जिसका नाम श्याम था, जो कामिनी के पति और सोनी के पापा थे, वो बोले, हाँ अब सारी बात मैं बाद में बताता हूँ, पहले मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो, बोल के वो अंदर आके छोटे से लिविंग हॉल में चेयर रखी थी, वो आके बैठ गया। श्याम को देख के सोनी उनके पास आके बोली, पापा आप इतनी जल्दी और बिना बताए कैसे आ गए। वो भी अपनी माँ की तरह ही पूछ रही थी, जबकि उसे तो अपने पापा को देख के खुश होना चाहिए, पर उसने पहले सवाल किया। वो किचन में काम कर रही सिया ने जब अपने चाचा की आवाज सुनी तो वो अपने आटे से सने हाथों को धो के एक ग्लास में पानी भरने लगी। वैसे तो उसके लिए उसका चाची सोनी सब एक जैसे ही थे, कोई भी उसे अच्छी तरह से नहीं रखता था, पर उसका मन बहुत काइंड था, वो सॉफ्ट हार्टेड थी। वो पानी लेके आ ही रही थी कि उसकी चाची कामिनी की आवाज आई, सिया अपने चाचा के लिए पानी लेके आओ। सिया ने उनकी आवाज सुन के मुंह बनाया और आपने दुपट्टा को सही करते हुए पानी ट्रे में रख के बाहर आई। उसने पानी का ग्लास श्याम को दिया और उनसे पूछा, चाचा आप कैसे हैं। उसके पूछने पर श्याम ने उसे एक नजर देखा और बिना किसी इमोशन के कहा, मैं ठीक हूँ, तुम क्या चाहती थी कि मुझे कुछ हो जाए। श्याम का ऐसा जवाब सुन के सिया ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, नहीं चाचा मैं तो बस आपका पूछ रही थी। इस बार कामिनी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सवाल जवाब और हालचाल पूछने के लिए हम हैं, तुम जागे अपना काम करो। सिया अपना उतरा मुंह लेके किचन में चली गई। इधर कामिनी, सोनी और श्याम तीनों अपनी बातों में लग गए और तब श्याम ने परेशान होकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए वो अब हमेशा के लिए वापस आ गया है। उसकी बात सुन के कामिनी बोली, पर अब खर्चा कैसे चलेगा। तो सोनी तुरंत ईविल स्माइल करके बोली, क्या माँ तुम भूल गई, कुछ देर पहले ही तो तुमने उस मनहूस को बोला था जाके अपना काम करे, तो बस अब तुम उसे बोलो वो कहीं जाके नौकरी करे, पापा तो अब घर पर आ गए हैं। सोनी की बात सुन के श्याम और कामिनी के चेहरे पर भी शातिर स्माइल आ गई। कुछ सोच के कामिनी बोली, लेकिन अगर वो नौकरी करने जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, मुझसे तो नहीं होगा इस पे। सोनी बोली, माँ वो खुद करके जाएगी, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाके उसे बोलो, वैसे भी वो खुद बोलती है ना कि उसे बाहर जाके नौकरी करनी है, तो बस अब उसके मन की भी हो जाएगी और हमारा काम भी, वैसे भी उसे इतने सालों से हम ही खिला रहे हैं। सोनी के कहने पर वो तीनों एक दूसरे को देख के ईविल स्माइल करते हुए किचन की तरफ देखने लगे। एड्रिक अपने जिम से वर्कआउट करके कमरे में आया, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा कॉल उसके असिस्टेंट का है, तो उसने कॉल पिक करके कान से लगाया और सीधा बालकनी में चला गया। उसने एक सिगरेट जलाई और उसके कस लेते हुए असिस्टेंट की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे। जब असिस्टेंट ने अपनी पूरी बात खत्म करी, तब एड्रिक सिगरेट का एक लंबा कस भर के उसे हवा में छोड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, ठीक है आज रात क्लब में डील साइन करते हैं, और कॉल काट देता है। सामने देखते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो खुद से बोला, लगता है तुम्हारे अंदर खुजली कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए मेरे पास आना चाहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस खुजली को हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मिटा दूंगा कि ये खुजली फिर कभी ना तुम्हें होंगी और ना किसी और को। कहते कहते उसकी हंसी तेज हो जाती है, जो बिल्कुल किसी शैतान के जैसी बालकनी में गूंज रही थी। अब किसकी खुजली है जिसे अद्विक को मिटानी पड़ेगी, ये तो आगे पता चलेगा। सिया उस समय किचन में झूठी हिम्मत के साथ काम कर रही थी। जब श्याम, कामिनी
और सोनी लिविंग रूम में बैठे बात कर रहे थे। तभी श्याम ने अचानक आवाज लगाई, सिया इधर आओ जरा। सिया हाथ पोंछती हुई बाहर आई और सामने खड़े श्याम के सख्त चेहरे को देख उसके कदम रुक गए। कामिनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बेटा अब तो बड़ी हो गई है, तुझे भी अब घर का बोझ समझना चाहिए। वैसे भी तू हमारे लिए क्या करती है? श्याम ने गुस्से में कहा, सिया मैंने फैसला किया है, या तो तू नौकरी करके घर चलाने में हाथ बंटा या फिर इस घर से चली जा। हम अब तुझे यूं ही पालते नहीं रह सकते। सिया की आंखों में आंसू भर आए, उसकी आवाज कांप रही थी। चाचा मैं कोशिश करूंगी, पर इतनी जल्दी मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं आता। श्याम गुस्से से दहाड़ा, तो सीख ले, और हाँ ये मत समझना कि तेरे आंसू हमें पिघला देंगे। आज से 7 दिन का वक्त है तेरे पास, नौकरी नहीं मिली तो अपना सामान बांध लेना। सोनी हंसी रोकते हुए बोली, और हाँ सोच लेना, अगर कहीं से नौकरी मिल भी गई तो भी घर के काम नहीं छोड़ सकती, तुझे सब कुछ करना होगा क्योंकि तुझे हम खिला रहे थे इतने साल। सिया ने अपनी भीगी आंखें जमीन पर गड़ा ली। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, पर वो जानती थी अब टूटने का वक्त नहीं है, उसे खड़ा होना होगा, नहीं तो ये दुनिया उसे कुचल देगी। क्लब की अंधेरी रोशनी में डेविल का आगमन। शाम का वक्त था, शहर की रफ्तार तेज हो चली थी। क्लब वेनॉम की बाहर की बत्तियां नीली और लाल रोशनी में डूब रही थीं। तेज म्यूजिक की धड़कनें दीवारों से टकराकर बाहर तक सुनाई दे रही थीं। एक काली रेंज रोवर क्लब के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और अद्विक बाहर निकला। ब्लैक फॉर्मल शर्ट, स्लीव फोल्ड किए हुए, गले में चेन और आंखों में वो एक ठंडा खतरनाक शातिरपन। उसकी चाल ताकत थी, जैसे वो इस पूरी जगह का मालिक हो। बाउंसर ने उसे झुककर सलाम किया। अद्विक ने बिना देखे क्लब के अंदर कदम रखा और अंदर की हवा ही बदल गई। क्लब के प्राइवेट सेक्शन में उसका असिस्टेंट अराशी पहले से इंतजार कर रहा था। साथ ही सामने एक दुबई बेस्ड क्लाइंट बैठा था, डील साइन होने वाली थी। असिस्टेंट ने कुर्सी खींची तो अद्विक उस पे बैठा और सामने रखी वाइन का ग्लास उठाया। असिस्टेंट उसके पीछे खड़ा हो गया। अद्विक धीमी और ठंडी आवाज में, उम्मीद है तुम्हें मेरे रास्ते से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लाइंट थोड़ा नर्वस हंसी के साथ बोला, ऑफ कोर्स नॉट मिस्टर के, यू ऑलवेज विन। अद्विक ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। अद्विक, गुड, बिकॉज जो मेरा होता है वो किसी और का नहीं हो सकता, चाहे वो डील हो, इलाका हो या इंसान। डील के पेपर्स साइन होते हैं। असिस्टेंट, कंग्रेचुलेशन सर, अनदर सिटी अंडर योर कंट्रोल। अद्विक ने ग्लास हवा में उठाया और सिगरेट जलाते हुए बोला, अब असली खेल शुरू होगा। अब जो मेरी तरफ आएगा उसका वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। वो बालकनी में जाता है, सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करता है। रात का समय, क्लब की बालकनी। अद्विक अब भी सिगरेट के कस लेते हुए सर्द आवाज में मोबाइल पर बोल रहा था। अद्विक धीरे और दबाव भरी आवाज में, उस लड़की के नाम पर कोई जॉब अप्रूव नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कैफे हो, ऑफिस हो या कोई छोटी सी दुकान भी। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अद्विक महाजन। समझ गए ना तुम? फोन काटते ही अद्विक का चेहरा और सख्त हो गया। उसकी आंखें जैसे किसी मासूम को शिकारी जाल में फंसते हुए देखने का मजा ले रही थीं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी। बिना किसी से कुछ कहे घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। झाड़ू, पोछा, कपड़े, किचन, सब। कामिनी और सोनी अब भी अपने कमरे में थी। श्याम अखबार पढ़ रहा था, पर किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि क्या वो कुछ खा चुकी है। सिया ने अपना पुराना बैग उठाया, दुपट्टा सिर पर ठीक किया और दरवाजे की ओर बढ़ी, मन में सोचते हुए, मुझे किसी भी हालत में एक पार्ट टाइम जॉब तो ढूंढनी ही है। ये घर मुझे नहीं छोड़ना। ये घर मेरे माँ बाबा की आखिरी याद है। मैं किसी हाल में इसे छोड़ के नहीं जा सकती, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। सिया अब सड़कों पर थी। धूप हल्की थी, लेकिन हालात बहुत भारी। एक एक करके उसने कई जगह पूछना शुरू किया। एक कैफे में गई, सॉरी कोई वैकेंसी नहीं। एक ऑफिस में गई, हम अभी हायरिंग नहीं कर रहे। एक बुटीक में गई, आपका प्रोफाइल मैच नहीं करता। हर जगह एक ही जवाब, और हर जगह पहले से किसी ने कह दिया था उसे काम मत देना, क्योंकि अद्विक महाजन ने ऐसा ही चाहा था। शाम ढलने लगी, पर सिया की उम्मीद नहीं टूटी। पसीने से भीगी, थकी हुई, वो अब भी चल रही थी अगले दरवाजे की तलाश में। शाम का वक्त, सिया का घर। दरवाजा चुपचाप खुला। सिया बेहद थकी हुई, पसीने से लथपथ और हिम्मत से टूटी हुई सी अंदर आई। उसके हाथ में अब न कोई उम्मीद थी, न कोई ऑफर लेटर। कंधे से बैग उतारते हुए उसने कमरे के कोने में रख दिया और खुद जमीन पर बैठ गई। आंखों में नमी, लेकिन होठों पर खामोशी। आज वो कॉलेज भी नहीं जा सकी थी। सब्र और हालात दोनों उसे घेरे हुए थे। अद्विक का ऑफिस, रात का समय। अद्विक अपने हाई क्लास ऑफिस में ग्लास वॉल्स और चमचमाते शहर की रोशनी के बीच बैठा था। उसके सामने स्क्रीन पर एक ट्रैकिंग रिपोर्ट चल रही थी। 7 AM
सिया ने घर के काम निपटाए। 8:30 AM कैफे गई, रिजेक्ट। 10 AM ऑफिस में अप्लाई किया, रिजेक्ट। 12:15 PM बुटीक गई, रिजेक्ट। दुआ पितंग एक और जगह ट्राई किया, रिजेक्ट। 4:30 PM थक कर बस स्टॉप पर बैठी रही। 6:10 PM घर वापस लौटी। अद्विक ने रिपोर्ट को बंद किया, फिर आराम से अपनी चेयर पर पीछे झुक गया। अद्विक धीरे धीरे जुनून से, कर लो माय बेबी, जितनी कोशिश करनी है कर लो, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं। फिर उसकी आवाज गहराती है, और जब तुम टूटोगी, जब हर दरवाजा बंद मिलेगा, तब तुम्हारा एक ही रास्ता होगा, अद्विक महाजन। उसने अपने गिलास में वाइन घुमाई और एक डेविल हंसी उसके होठों से फिसलकर पूरे केबिन में गूंज गई। अद्विक हंसते हुए, बिकॉज डार्लिंग, तुम्हें नहीं पता, शिकार जब थक जाए तब शिकारी की गोद ही उसे सबसे ज्यादा सुकून देती है। सिया का घर, रात का समय, सब लोग खाना खा चुके थे। डाइनिंग टेबल खाली थी, लेकिन माहौल में अब भी एक ठंडापन फैला हुआ था। सिया चुपचाप किचन में बर्तन समेट रही थी। चाचा की आवाज गूंजी थी थोड़ी देर पहले, जॉब लगी? वो बस एक धीमा नहीं कह पाई थी। पहला दिन था, इसीलिए वो चुप रह गए थे, लेकिन उनकी आंखों की नाराजगी और बाकी घर वालों की चुप्पी सिया को अंदर तक चुभ रही थी। किचन की रोशनी में अकेली सिया बची थी। सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सिया ने जैसे ही खाने की ओर देखा, बस थोड़े से चावल और एक सूखी रोटी पड़ी थी, मानो दिन भर की कोशिश का यही इनाम मिला हो उसे। उसने सब कुछ चुपचाप थाली में निकाला, फिर किचन के कोने में जमीन पर बैठ गई। रोटी तोड़ते हुए उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, कल कहाँ जाऊं? कोई तो जगह होगी जहां मेरी जरूरत हो, कोई तो जॉब होगी जहां मैं खुद को साबित कर सकूं। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने एक भी आंसू बहने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कमजोर दिखने का मतलब है इस दुनिया के आगे हार मान लेना, और वो हारने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह सिया की आंख खुद ब खुद खुल गई। नींद में भी उसका मन बेचैन था और दिल में वो ई चिंता, आज कहाँ जाऊं? वो उठी, एक बार फिर पूरे घर का काम निपटाया और फिर अपने पुराने से बैग को लेके निकल पड़ी। रास्ते वो ई थे, जवाब भी शायद वो ई होते, लेकिन आज उसकी नजरों में हार नहीं थी, बल्कि एक जिद थी, खुद को साबित करने की। इस बार उसने एक पुरानी सुनसान सी गली में कदम रखा, जहां एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, कैफे अमूर नाउ हायरिंग। सिया की सांसें तेज हुईं, दिल की धड़कन थोड़ी सी उम्मीद से भर गई। वो अंदर गई, जहां एक शांत और सादगी भरी जगह थी, बाकी कैफेज की तरह नहीं। कॉफी की महक, लकड़ी की टेबलें और सामने काउंटर पर बैठी एक लड़की मुस्कुराती हुई। लड़की, हाय, हेल्प चाहिए? सिया ही धीरे से, मैं नौकरी के लिए आई थी। लड़की ने ऊपर देखा, फिर बिना कोई सवाल किए मुस्कुरा दी। लड़की, ओनर यहीं है, बैठिए, मैं बुलाती हूँ। सिया थोड़ा हैरान थी, पहली बार उसे किसी ने बिना ताना मारे सीधे जवाब दिया था। कुछ ही देर में एक 30 साल का शालीन, सॉफ्टनेस वाला इंसान सामने आया। विवान मेहरा, कैफे का मालिक। विवान धीरे से मुस्कुराते हुए, आपका नाम? सिया है संकोच में। सिया। विवान, आप काम क्यों करना चाहती हैं? सिया की आंखों में कुछ पल के लिए नमी तैर गई, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को मजबूत रखा। सिया, हाँ, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास चाहिए, और अगर मैं आज कुछ नहीं कर पाई तो कल कुछ नहीं बच पाएगा। विवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सिया की आंखों में देखा और कहा, कल से ज्वाइन कर सकती हो। सिया को यकीन नहीं हुआ, पहली बार किसी ने मना नहीं किया था। विवाना, यहाँ बस एक शर्त है, काम के साथ खुद से भी प्यार करना सीखो। उसने ये बात सिया के हाथों पर बने जले के निशान को देख के बोला। सिया की आंखों से एक आंसू बहा, लेकिन इस बार वो आंसू हार का नहीं, उम्मीद का था। दूसरी ओर अद्विक का ऑफिस। रोहन घबराकर, सर, एक जॉब मिल गई मेम को, कैफे अमूर में। अद्विक की मुस्कान पल भर के लिए गायब हुई। उसने फोन उठाया, फिर रुक गया। अद्विक धीमी आवाज में, विवान मेहरा, तुमने खेल में दखल देने की हिम्मत कैसे की? वो उठा, अपनी जैकेट पहनते हुए बोला, अब देखना कैसे मैं उस उम्मीद को भी उसकी आंखों से छीनता हूं। नेक्स्ट डे, कैफे अमूर। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी। कैफे में हल्की सी भीड़ थी। सिया अब नई यूनिफॉर्म में थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में उम्मीद। विवान, कैफे का ऑनर, 30 साल का, विनम्र और सपोर्टिव, सिया की ट्रेनिंग में उसकी हर कदम पर मदद कर रहा था। विवान ने काउंटर पर आकर कहा, सिया, बहुत अच्छा काम किया तुमने आज, ऐसे ही करती रहो, बहुत आगे जाओगी। सिया मुस्कुरा दी, थैंक यू सर, मुझे ये जॉब बहुत जरूरी थी। विवान हंसते हुए, सर नहीं, सिर्फ विवान कहो, और हाँ, अगर कोई परेशान करे तो मुझे बताना। दोनों हल्के फुल्के अंदाज में बातें कर रहे थे और धीरे धीरे सिया का आत्मविश्वास लौट रहा था। अद्विक उसी वक्त अपनी कार में,
अद्विक अपनी ब्लैक कार में बैठा था, कैफे के सामने पार्क की हुई। वो दूर से सब कुछ देख रहा था, सिया की हंसी, विवान से उसकी बातें, और उस हंसी में जो सुकून था वो उसे चुभ रहा था। अद्विक धीरे और सख्त लहजे में अपने ड्राइवर से, नाम क्या बताया था उस लड़के का? ड्राइवर विवान मेहरा सर, ऑनर है उस कैफे का। अद्विक की आंखों में आंख थी पर लबों पर एक ठंडी मुस्कान। अब मजा आएगा, क्योंकि जो चीज मेरी होनी चाहिए, अगर उस पर किसी और की नजर पड़ी तो मैं उसकी नजर भी निकाल लूंगा, और वजह भी। अद्विक ने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। विवान मेहरा, उस कैफे में कुछ खास लोग भेजो, कल थोड़ा माहौल बनाना है। फोन रखते ही उसने एक और सिगरेट जलाई। अद्विक आंखें बंद करते हुए, खेल अब शुरू हुआ है, माय इनोसेंट बेबी। सिया शाम को कैफे से निकलते हुए, थोड़ी थकी लेकिन दिल से संतुष्ट। सिया घर की ओर बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये नई शुरुआत फिर एक बार किसी की नजर में आ चुकी है, और इस बार उस नजर की आग और भी तेज है। कैफे में तूफान उतर आया था, पर यह कोई आम तूफान नहीं था। ये अद्विक की भेजी हुई तबाही थी। दिन की शुरुआत सामान्य थी। सिया काउंटर पर खड़ी ऑर्डर नोट कर रही थी और विवान सामने टेबल पर बैठे कुछ क्लाइंट से बात कर रहा था। तभी 4-5 अनजान आदमी अंदर दाखिल हुए, सादे कपड़े, आम ग्राहक जैसे। वो शांत थे, कुछ ऑर्डर किया, इधर उधर की बातें करने लगे। फिर अचानक एक ने दूसरे को धक्का मारा, गालियां दी, और देखते ही देखते बात हाथापाई में बदल गई। टेबलें उलटने लगी, कुर्सियां हवा में उड़ने लगी, शीशे टूटने की आवाजें गूंजने लगी। पूरे कैफे में अफरा तफरी मच गई। विवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, अरे ये क्या कर रहे हो, बाहर निकलो यहां से। पर जवाब में एक लात उसके पेट पर पड़ी, फिर घूंसे, थप्पड़। 3 लोगों ने मिलकर विवान को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कोने में खड़ी सिया कांप रही थी, डर ने जैसे उसकी जुबान और पैर दोनों बांध दिए थे। वो देख रही थी, विवान तड़प रहा था, पर वो हिल नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू बह निकले, दिल में डर, लेकिन विवान के लिए चिंता उससे भी ज्यादा। फिर हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ी। वो दौड़ती हुई विवान के पास पहुंची। रुको, छोड़ दो उसे, प्लीज। उसने विवान को अपनी बाहों में भर लिया, उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात, उन गुंडों ने सिया को हाथ तक नहीं लगाया, बस एक नजर उसे देखा, और अगले ही पल सभी वो आ से भाग निकले। पूरा कैफे टूटा बिखरा पड़ा था, कांच के टुकड़े जमीन पर थे, फर्नीचर तहस नहस, जैसे वो कोई भूचाल आया हो। सिया के आंसू थम नहीं रहे थे और विवान बेसुध सा गिरा पड़ा था। वो उसके पास बैठ गई, उसका सिर गोद में रखा और कांपती आवाज में बोली, विवान प्लीज मेरी बात सुनो, कुछ बोलो ना। मैं डर गई थी, पर अब नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। कैमरे के पीछे कहीं दूर अद्विक एक स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर वो कोई नॉर्मल मुस्कान नहीं थी, बहुत खतरनाक वाली थी, जैसे वो शतरंज की अगला चाल सफल कर चुका हो। अद्विक धीरे से, ये तो सिर्फ शुरुआत थी सिया बेबी, अभी तो तुम्हारी हिम्मत को हर कोने से तोड़ना है। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं एक एक कर सब छीनूंगा तुमसे। तुम्हें आना तो मेरी बाहों में ही होगा। मैं तुम्हें लाने को तो पल भर में उठा के ला सकता हूँ, पर उसमें वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर तुम यहाँ से भागने को कोशिश करोगी। इसलिए मैं तुम्हें तब तक अपने पास नहीं लाऊंगा जब तक तुम्हारी सारी उम्मीदों को तोड़ के बिखेर ना दूं। तब तुम्हारे पास भागने का ना कोई ऑप्शन होगा और ना कोई उम्मीद। अद्विक के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अद्विक ने फिर एक कॉल और किया, सिया के कॉलेज में इंटर्नशिप ओपनिंग का पोस्टर लगवा दो। असिस्टेंट तुरंत ओके बॉस बोल के अपने काम में लग गया। और दूसरी तरफ सिया हताश होके शाम को अपने घर पहुंची तो उसकी चाची उससे पैसे मांगने लगी। जब सिया ने कहा कि उसके पास नहीं है तो उसे पीटने लगी और गुस्से में बुरा भला सुनाने लगी। सिया बेचारी क्या ही करती, रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। सिया दर्द से कराहती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और बदन पर पड़े नीले निशान उसके हालात की गवाही दे रहे थे। वो दीवार से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों मेरी जिंदगी में इतना दुख है, उसने भर्राई आवाज में कहा, और रोते रोते ही वो इकप सो गई। पता नहीं चला ऐसे ही ये रात बीतने लगी। अगले दिन सुबह सिया जब काम से फ्री होके जब घर से बाहर आई तो उसे बाहर निक्की उसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी मिली। सिया उसके पास आई तो निक्की फिक्र से बोली, यार सिया तुम इतने दिनों से कहाँ थी, कॉलेज भी नहीं आ रही हो और मुझसे भी नहीं मिली। सिया ने अपने चेहरे की उदासी को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, चल पहले कॉलेज के लिए देर हो रही है, सारी बात तुझे मैं रास्ते में बता दूंगी। निक्की ने सिर हिलाया और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो कॉलेज पहुंच गई। सिया ने रास्ते में अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसके चाचा के घर आने से लेके जॉब तक का सब कुछ बता दिया था। उसकी आंखें रात को रोने से थोड़ी लाल थीं।
निक्की को सिया की सारी बातों को सुन के बहुत गुस्सा आया था, पर वो कुछ कर नहीं सकती है ही सिर्फ चिल्लाने के। वो दोनों जैसे ही कॉलेज के कैंपस में पहुंची, वो स्टूडेंट्स की भीड़ लगी थी। निक्की उस तरफ देख सिया से बोली, सिया देखना उधर क्या हो रहा है, कितनी भीड़ है आज, तो कॉलेज में कोई इंपॉर्टेंट दिन भी नहीं है, फिर क्या हो समता है। सिया भी उस तरफ देख कुछ सोच के बोली, हम चल के देखते हैं। निक्की ने सिर हिलाया और दोनों उस तरफ बढ़ गई। सिया चल आगे देखते हैं, इतना बोल के वो उसके हाथ को पकड़ भीड़ में घुस गई और धीरे धीरे भीड़ को चिरते हुए बिल्कुल आगे पहुंच गई, जहां एक बड़ा सा टेम्पलेट लगा था। उस टेम्पलेट को देख के निक्की की आंखों में चमक आ गई। वो सिया के खुशी से बोली, सिया यार तू परेशान मत हो, देख भगवान ने तेरी सुन ली, वो टेम्पलेट देख। निक्की के कहते ही सिया भी उस टेम्पलेट को देखती है, जो कि महाजन कंपनी का था, जहां इंटर्न को हायर करने के बारे में लिखा था। उसे देख के तो सिया की आंखों में भी चमक आ गई, जिससे उसे एक उम्मीद सी मिली कि अब वो जॉब कर सकती है और घर पर भी सब ठीक हो जाएगा। इतना सोचते ही वो निक्की के हाथ को दबा के बोली, चल के हमें इसके बारे में कॉलेज डीन से पूछना चाहिए। निक्की ने सिर हिलाया और दोनों वो से चली गई। निक्की आगे चलते हुए बोली, अगर यहाँ जॉब मिल गई ना तो सब अच्छा हो जाएगा। सिया ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ अगर मिल गया तो शायद कुछ मदद हो जाए। दोनों कॉलेज के डीन के ऑफिस में खड़ी थी और उनसे पूछ रही थी कॉलेज के डीन को कि असिस्टेंट ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए उनके आते ही उसने उनको सब कुछ बता दिया और 2 फॉर्म उनके सामने कर दिए। दोनों ने साथ मिलकर फॉर्म भरा और कॉलेज डीन को दे दिया। डीन साहब ने मुस्कुराकर उन्हें देखा, इंटरव्यू कल है बेटा, अच्छे से तैयारी कर लो। कंपनी का नाम है के महाजन इंडस्ट्रीज, काफी बड़ा ब्रांड है। सिया और निक्की की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ खुशी से उछलते हुए कहा, यस हम ट्राई जरूर करेंगे। दिन भर दोनों ने क्लास ली, लेकिन मन इंटरव्यू की ही तैयारी में लगा रहा। सिया के मन में एक अजीब सा डर भी था, लेकिन निक्की का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। अगले दिन दोनों सादगी और आत्मविश्वास के साथ कंपनी पहुंच गईं। बिल्डिंग की भव्यता देखकर दोनों की सांसें कुछ पल को थम गईं। ये सच में इंटरव्यू देने आए हैं हम, निक्की ने धीमे से कहा। सिया ने खुद को संभाला, हाँ और हम सिलेक्ट भी होंगे। इंटरव्यू रूम में उन्हें कुछ सीनियर्स ने प्रश्न पूछे। अद्विक ने जानबूझकर खुद इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन अपनी टीम को सख्त निर्देश दिए थे, सिया से खास बातचीत मत करना, लेकिन उसे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए हायर कर लो बिना सिया को इस बात के बताइए। कुछ घंटे बाद रिजल्ट आया। सभी 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे, जिनमें सिया और निक्की भी शामिल थीं। निक्की को कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पोस्ट मिली, बाकी लोगों को भी इसी तरह से जॉब मिली। कंपनी की मैनेजर निक्की के साथ और 4 लोगों को लेके चली गई। अब वो अकेली सिया बची थी। तभी उसे बुलाया गया एक अलग केबिन में। मिस सिया, आपको हमारी कंपनी के सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में हायर किया गया है, आपको सीधे उन्हीं के अंडर काम करना होगा। सिया के चेहरे से खुशी जैसे गायब हो गई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि क्यों, पर उसका मन अजीब से डर से घिर गया था। उसका सामना किससे होने वाला है, उसे कुछ भी नहीं लगा था। सिया का नाम जब पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में लिया गया तो उसकी सांस जैसे हलक में अटक गई। चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई थी। सिया के कानों में सिर्फ वो ई शब्द गूंज रहे थे, सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी। वो खुद को किसी तरह संभाल ही रही थी कि तभी एक स्मार्ट सा व्यक्ति उसके पास आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थीं। मिस सिया? जी, सिया ने धीमे से कहा, मैं मिस्टर महाजन का असिस्टेंट हूँ। ये आप कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होंगे, तो कृपया इन पर साइन कर दीजिए। उसने एक टेबल की ओर इशारा करते हुए फाइल उसके सामने रख दी। सिया की नजर जैसे ही फाइल पर पड़ी, उसका दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा। उसने हकला के कहा, पर कि सिकी और ने तो नहीं किए। फिर मैं क्यों? असिस्टेंट थोड़ा सा हड़बड़ाया, पर जल्दी से हल्की सी मुस्कान करके बोला, मिस आप सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट है तो आपको साइन करना इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों का नहीं। वो एक पल को घबराकर फाइल को देखने लगी। मुझे ये सब अभी पढ़ना चाहिए ना? उसने हिचकिचाते हुए कहा। असिस्टेंट ने विनम्रता से जवाब दिया, बिल्कुल, पर ये एक बेसिक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बॉस बहुत बिजी रहते हैं और उन्हें अपनी टीम टाइम पर चाहिए। आप चाहें तो बाद में एक कॉपी ले सकती हैं पढ़ने के लिए। सिया ने थोड़ा सोचा। घर की हालत, चाची की बातें और उसके घर से निकालने की बात, सब एक साथ उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसने बिना ज्यादा देर किए पेन उठाया और दस्तखत कर दिए। असिस्टेंट ने फाइल उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, अब आप 28वें फ्लोर पर जाइए, सीईओ के केबिन में। वो आपको वो ई मिलेंगे। सिया का दिल एक पल को जैसे रुक गया। 28वां फ्लोर, टॉप फ्लोर, और वो सीईओ। उसके पैर खुद ब खुद लिफ्ट की ओर बढ़ गए,
लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल और भी ज्यादा तेज धड़कने लगा था। 28वीं मंजिल की लिफ्ट जैसे ही खुली, सिया ने एक गहरी सांस ली। सामने एक बड़ा सा ग्लास केबिन था। उस पर सिल्वर लेटर्स में लिखा था, CEO के महाजन। उसने झिझकते हुए कदम बढ़ाए और धीरे से दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। हाथ ठंडे पड़ चुके थे, माथे पर पसीना और आंखों में झिझक। वो चुपचाप उस बड़े दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और हल्के से खुद से बुदबुदाई, ये मुझे क्या हो रहा है? पता नहीं ये कंपनी का CEO कौन है। हे भगवान, बस वो शैतान ना हो जो मेरे छोटे से घर के पीछे पड़ा था। प्लीज वो मत होना। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ आपस में बंधे थे और वो बार बार अपने पांव जमीन पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। अंदर जाने की हिम्मत जैसे कहीं खो गई थी। तभी अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई और असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ आया। मिस सिया, आप अब तक यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? उसने थोड़ा चौंकते हुए कहा। सिया थोड़ी घबरा गई और बोली, वो मैं बस। असिस्टेंट ने बात काटते हुए जल्दी से उसके हाथ में एक स्लिम टैबलेट थमाया। ये आज का शेड्यूल है, आपको बॉस को बताना है और प्लीज अब अंदर जाइए, वो इंतजार नहीं करते। ये बोलते ही वो से ऐसे भागा जैसे खुद भी उस बॉस से डरता हो। सिया कुछ पल तक हाथ में टैबलेट को देखती रही। अब कोई बहाना नहीं बचा था, न कोई रास्ता पीछे मुड़ने का। उसने गहरी सांस ली, होंठ भींचे और फिर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ा दिया। सिया ने कांपते हाथों से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से सख्त मगर गंभीर आवाज आई, कम इन। उस आवाज में एक ऐसा रौब था जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। सिया ने एक बार फिर गहरी सांस ली, फिर दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की सी अंधेरी रोशनी थी। बड़े से ऑफिस की खिड़कियों से बाहर का शहर दिख रहा था। एक लंबा चौड़ा सा शख्स सामने टेबल की ओर पीठ करके बैठा था। उसकी मौजूदगी ही काफी थी सिया को बेचैन करने के लिए। सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी नई पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम। वो इतना ही कह पाई थी कि उस शख्स ने अचानक चेयर घुमाई। घर्रर की आवाज के साथ जब चेयर मुड़ी और चेहरा सामने आया, सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इंसान, वो ही चेहरा, वो ही आंखें, वो ही घमंड। तुम। उसके मुंह से घबराई हुई चीख निकल गई। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। वो ही थम गई थी जैसे किसी ने जमीन से बांध दिया हो। अद्वैत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपनी जीत की पहली सीढ़ी हासिल कर ली हो। तो अब हमारी मुलाकात रोज ऑफिस में होगी मिस सिया, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सिया के चेहरा का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। सिया अपने सफेद पड़े चेहरे से अपने सामने मौजूद शख्स को देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी हो सकती है। उसकी आंखों में डर जगह बनाने लगा। उसे अभी भी यही लगता था कि उसके सामने मौजूद इंसान उसके घर को लेने के लिए पीछे पड़ा है। पर वो कितनी बेवकूफ थी। उसे ये तक नहीं पता था कि उसके सामने बैठा आदमी इतना अमीर और पावरफुल है कि वो कुछ भी बड़ी से बड़ी जमीन, घर, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। उसे उसके उस छोटे से घर को लेके क्या ही करेगा। एडविक डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और घमंड से चलते हुए सिया के सामने आके खड़ा हो गया। सिया अभी भी शॉक्ड में खड़ी थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, तो वो हड़बड़ी में अपने होश में आई और अद्विक को अपने इतने नजदीक खड़ा देख वो एकदम से पीछे हटी तो उसके कदम लड़खड़ा गए, जिससे वो पीछे गिरने लगी। पर तभी अद्विक ने झटके से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचा, तो सिया किसी कटी पतंग की तरह खींची हुई सीधा अद्विक के सीने से लगी। अद्विक का एक हाथ अभी उसकी पेंट की पॉकेट में था और दूसरे से उसने सिया की कमर को पकड़ रखा था। सिया ने भी गिरने के डर से अद्विक की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था। कुछ देर बाद जब सिया को एहसास हुआ कि वो किसके सीने से लगी है, वो झटके में उससे अलग हुई, पर दूर नहीं, क्योंकि अद्विक ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था। सिया अपनी नम आंखों से घबराहट में अद्विक की तरफ चेहरा उठा के देखा तो उसकी आंखों में आए आंसू लुढ़क के उसके गालों पर आ गए। अद्विक के जबड़े आपस में भिज गए। वो सिया को अपना बनाना चाहता था, उसे अच्छी जिंदगी देना चाहता था, पर उसे दर्द नहीं, पर फिर भी वो उसे तकलीफ तो दे ही रहा था। अद्विक ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाई और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने दिल को सख्त करके बोला, तुम रो क्यों रही हो? कहते हुए उसने तिरछी स्माइल की और उसके गाल पर ठहरे आंसू को अपनी उंगली पर लेके उसे देखते हुए बोला, अरे तुम तो इनको ऐसे ही वेस्ट कर रही हो, इनको अभी बचा के रखो, आगे तो और भी बहुत कुछ होगा, तब इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी नहीं है तो इनको रोक के रखो। और अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे अपने ये मगरमच्छ के आंसू बहा के रोक सकती हो, तो बहुत गलत सोचती हो। तुम माय बेबी, चलो जल्दी से अपने आंसू पोंछो
और स्माइल करके दिखाओ। सिया की आंखों से झरझर आंसू गिरते जा रहे थे, पर अद्विक को वो नाटक लग रहा था। उसने गुस्सा और नफरत से अपना चेहरा फेर लिया और अपने आंसू पोंछने लगी, पर वो जितना उनको पोंछती वो उतना ही उसकी आंखों से बह रहे थे। अद्विक अपने हाथ की मुट्ठी भींचे सिया को देखे जा रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर सिया भी कहाँ कम थी। जब अद्विक से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जोर से मुक्का सिया के सिर के ऊपर वॉल पर मारा, जिससे सिया डर से कांपने लगी। अद्विक चिल्ला के गुस्से में बोला, चुप, अब अगर मुझे तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू दिखा तो मैं तुम्हें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे धक्का दे दूंगा, फिर रोती रहना। सिया बिल्कुल शांत होकर खड़ी रही, पर वो बुरी तरह डर से कांप रही थी। हाँ, पर अब उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अद्विक उसके चेहरे पर झुका। उसने सिया की ठुड्डी को अपनी 2 उंगली से पकड़ के ऊपर उठा के अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया, तो सिया अपनी लाल हो चुकी आंखों से अद्विक की गहरी आंखों में देखने लगी। अद्विक की इंटेंस नजरें सिया की रोनी लाल आंखों पर थी। वो इंटेंसिटी से देखते हुए डोमिनेटिंग टोन में बोला, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो? कभी नहीं। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, समझी? तो अब तुम अपने इस छोटे से दिमाग को चलाना बंद कर दो, नहीं मैं तुम्हारे भेजे को गोली मार के उड़ा दूंगा, समझी? सिया एक बार फिर से कांप गई, पर उसने ना कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अद्विक के होंठ हल्के ऊपर की तरफ उठे। फिर उसने सिया के चेहरे के एक एक हिस्से को देखा जो सच में बवाल का था। अद्विक उसके चेहरे को नजदीक से देख मन में बोला, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, ये तुम्हें खुद नहीं पता बेबी। इसी इनोसेंस ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। कुछ भी हो, पर अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती हो, और ना मैं ऐसा कभी होने दूंगा। वो उसके चेहरे को देखते हुए एकदम से रुका। उसकी नजरें उसके फड़फड़ाते गुलाबी होठों पर जाके ठहर गई। अद्विक का गला सूखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे अगर अभी उसने इनको नहीं पिया तो कहीं वो प्यासा ही नहीं मर जाए, और ये ख्याल आते ही वो एकदम से बिना कुछ और सोचे समझे नीचे झुक गया और सिया के फड़फड़ाते सॉफ्ट होंठ अद्विक के सख्त होठों के बीच फंसे थे। सिया की आंखें बड़ी और शरीर जड़ हो गया। अद्विक उसके होठों को किस नहीं बाइट कर रहा था, जिससे सिया अपने होश में आती है और उसके सीने पर अपने हाथ के उसे खुद से दूर करने लगती है। पर अद्विक ने झटके में उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे से उसकी कमर को और उसे पूरी तरह अपने आप से चिपका के उसे किस किए जा रहा था। सिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर अद्विक को उसके आंसू से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसे किस किए जा रहा था। पर जब उसे अपने मुंह में ब्लड का टेस्ट आता है तो वो झटके से उसके होठों को छोड़ देता है और उससे दूर नहीं होता। सिया के होंठ कट गए थे जिनसे ब्लड निकल रहा था। सिया की आंखें आंसुओं से भीगी थी। अद्विक के उसके होठों को छोड़ते ही वो लंबी लंबी सांस लेने लगती है, पर अद्विक की इंटेंस नजरें अभी भी उसके होठों पर जमी थी। कब सिया कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल होती है, अद्विक पलक झलकते ही उसके होठों से निकल रहे ब्लड को अपनी टंग से लिक करने लगता है, और अब वो उसके होठों को काट नहीं रहा था, बल्कि वो काफी सॉफ्ट उसके होठों को लिक और सक कर रहा था। काफी देर तक वो उसके होठों को लिक और सक करता रहा। जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया तब उसने सिया को छोड़ दिया। अब सिया के होठों से ब्लड नहीं निकल रहा था, पर उसका पूरा चेहरा लाल और आंसुओं से भरा था। अद्विक ने अपने होठों को लिक करके कहा, अब तुम जा सकती हो, और याद रहे तुम्हें मेरे आसपास ही रहना, और अब से तुम्हें मेरी हर चीज का ख्याल भी रखना होगा। सिया गुस्से में अद्विक को बुरी तरह घूर के देख रही थी, पर अद्विक को उसकी घूरती नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने इस बार उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, और अभी के अभी जाके मेरे लिए कॉफी लेके आओ। वो आगे बोला। सिया ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से तेजी से बाहर निकल गई। उसे अद्विक पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने साथ किए गए बिहेवियर पर उसे रोना भी आ रहा था। सिया के वहां से जाने के बाद अद्विक डेविल स्माइल करके अपने बालों में हाथ घुमाता है और बोलता है, माय बेबी कितनी ज्यादा क्यूट हो तुम। तुम्हें तो अभी ये तक नहीं पता है कि तुम जिससे बचने की कोशिश कर रही हो उससे तो तुम पहले ही जुड़ चुकी हो, और इस कदर जुड़ी हो कि अब कोई भी तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं कर रहा है। और रही बात तुम्हारे गुस्से की, तो बहुत जल्द तुम्हारा ये गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और फिर तुम खुद मेरे करीब रहना पसंद करोगी। उसने अपनी बात खत्म करी और अपने फोन से रोहन को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही अद्विक की कड़क आवाज उसके कान में गई, अभी मेरे केबिन में आओ। इसी के साथ कॉल काट दिया। सिया को अभी कुछ पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। वो अद्विक के केबिन से निकल के बाहर आके आसपास देख रही थी कि तभी वो असिस्टेंट भगता हुआ आता है और वो सिया को ऐसे बाहर देख उससे पूछता है, मिस आप यहाँ क्या कर रही हैं? सिया, जिसे अभी कुछ ज्यादा पता नहीं था, पर रोहन को उसने देखा था, तो वो बोली, सर ने मुझे कॉफी लेके आने को बोला है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। असिस्टेंट लंबी सांस लेके बोला, मिस आप यहाँ से कैफेटेरिया में जा सकती हैं। सिया ने सिर हिला के उसे थैंक यू बोला
और उस तरफ चली जहां असिस्टेंट ने उसे जाने को बोला था। असिस्टेंट ने लंबी सांस लेके कहा, बॉस को एकदम से कॉफी क्यों पीनी है? बॉस तो हमेशा मुझसे ही कॉफी लाने को बोलते हैं, तो आज उन्होंने मुझे क्यों नहीं बोला? वो ये सोच ही रहा था कि उसे याद आया अद्विक ने उसे बुलाया था। वो दौड़ता हुआ उसके केबिन के बाहर आके डोर पर नॉक करने लगा। अंदर से अद्विक की ठंडी कठोर आवाज आई, कम इन। असिस्टेंट जल्दी से अंदर आया और अद्विक की टेबल से कुछ दूर खड़ा होके बोला, जी बॉस, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया? अद्विक अपनी चेयर पर बता, लैपटॉप में कुछ देख रहा था। वो बिना उसकी तरह देखे बोला, सिया को मेरे बगल का केबिन प्रोवाइड करो और उसे मेरे पूरे शेड्यूल के बारे में बता देना, साथ ही मुझे किस टाइम क्या चाहिए और मेरी हर एक आदत और चीज। समझ गए? असिस्टेंट पहले तो हैरान हुआ, पर उसे याद आया कि सिया वो ई लड़की है जो बहुत जल्द उसकी लेडी बॉस बनने वाली है। ये ख्याल आते ही उसने तुरंत कहा, ओके बॉस। एडविक ने आगे कहा, कंपनी में कौन सी चीज कहाँ है उसे सब बता देना ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसने सिर हिलाया। एडविक फिर बोला, उस पे ध्यान देना, कोई भी उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। असिस्टेंट ने झट से अपने गले पर हाथ रख लिया। एडविक बोला, तुम अभी से गले को मत पकड़ो, अभी टाइम है, अगर तुमने लापरवाही की तो वरना मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। असिस्टेंट ने राहत की सांस ली। एडविक ने उसे कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्योंकि वो सिया को इतना तो समझ गया था कि सिया भले गुस्से की तेज थी पर वो काफी समझदार भी थी और मासूम भी। उसे कोई प्यार से कुछ करने को बोले तो वो मना करती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड थी निक्की। एडविक ने सिया की पूरी जानकारी पहले ही निकलवा ली थी, इसलिए अब उसे सिया के बारे में काफी कुछ पता था, जैसे उसकी फैमिली, उसके अंकल आंटी, उनकी बेटी किस तरह से उसके साथ पेश आती थी। एडविक सब कुछ जानता था और उसने अब उनका भी इंतजाम कर दिया था, पर अभी उसे करने में थोड़ा टाइम था। एडविक उसे बोलता जा रहा था और असिस्टेंट बस उसकी बात सुन के कभी सिर हिलाता और कभी ओके बोलता। सिया जब कैफेटेरिया में आई तो वो आम पहले से कुछ लोग कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। सिया ने वो आम खड़े लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो कॉफी मशीन के पास जाके खड़ी हुई। उसने कप लेके कॉफी बनाने लगी। वो खड़े लोग सिया को देख के आपस में खुसूर पुसूर करने लगे। उनकी आवाजें सिया के कानों तक भी पहुंच रही थी, पर उसे यहाँ किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी थी। उसके हालात उन लोगों से कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने अपना ध्यान कॉफी बनाने लगाया और जितना जल्दी हो उसने कॉफी बनाई और वो से चली गई। वो की कुछ लड़कियां भी थीं जो सिया से जल रही थी, क्योंकि सिया सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट बनाया गया था, जो अब हर वक्त सीईओ को देखेगी और उसके आसपास रहेगी। ये सोच सोच के उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अंदर ही अंदर सिया को सबक सिखाने के प्लान बनाने लगी। वो सब लड़कियां एडविक को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, पर एडविक को लड़कियों के अपने आसपास रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो लड़कियां तो एडविक के साथ एक रात तक बिताने को तैयार थी। उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब आज उन लोगों को पता चला कि एक नई लड़की उनकी सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट बनाया है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, और उनको सिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ना उसके कपड़ों अच्छे थे और ना ही उसकी शकल। उनके हिसाब से सिया एक गवार और लो क्लास थी। उन सभी लड़कियों ने महंगी और शॉर्ट्स ड्रेस पहनी थी, चेहरे पर खूब सारा मेकअप कर रखा था। उनके मुताबिक सिया तो उनके साथ खड़े होने की औकात नहीं करती थी, पर वो अभी कुछ भी करके किसी की नजर में नहीं आ सकती थी। पर उन सब ने अपने दिमाग में सिया को परेशान करने का कुछ ना कुछ सोच लिया था। सिया कॉफी लेके सीधा एडविक के केबिन के डोर पर आ गई। उसने लंबी सांस लेके डोर पर नॉक किया। एडविक अंदर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और उसे पता था कि इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। उसने अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, कम इन। सिया धीरे से डोर खोल के अंदर आई। उसकी नजर सामने सीईओ की चेयर पर बैठे एडविक पर गई, जिसका ध्यान लैपटॉप में था। वो धीमे कदमों से घबराते हुए उसकी टेबल के पास आई और उसने कॉफी मग को उसकी टेबल पर रख के धीरे से कहा, सर आपकी कॉफी। एडविक ने बिना उसे देखे हम कहा तो सिया सिर झुका के खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जाए या खड़ी रहे। कुछ देर तक जब वो खड़ी रही, एडविक जिसे पता था कि सिया अभी वो खड़ी है, पर उसने भी जैसे उसे नजरअंदाज कर दिया था। उसने लैपटॉप में देखते हुए ही कॉफी मग उठा के कॉफी का एक शिप लेके मग को रख दिया। वो लैपटॉप में देखते हुए ही अपनी गहरी आवाज में बोला, कॉफी अच्छी बना लेती हो। सिया ने उसकी बात सुन के हैरानी से उसे देखा, पर एडविक का ध्यान अभी लैपटॉप में ही था, जिसे देख उसने अपने हाथों की उंगली उलझा के मुंह बनाने लगी। उसने खुद से बोला, क्या मेरे कान बज रहे थे? उसे एडविक पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने मन बड़बड़ाते हुए बोली, राक्षस, शैतान, खड़ूस, वैम्पायर, खून पीने वाला ड्रैकुला, पता नहीं ये शैतान कहाँ से मेरी जिंदगी में आ गया। हे भगवान, आप मुझे इस शैतान से बचा लो। मेरी जिंदगी में पहले से कौन से गम थे जो इस शैतान को और भेज दिया। सिया की बड़बड़ाने की धीमी धीमी आवाज उसके कान तक आ रही थी, जिसे सुन के एडविक ने अपना सिर ऊपर उठा के देखा तो सिया के होंठ
धीरे धीरे हिल रहे थे और उसकी उंगली उलझी थी और उसकी नजर नीचे थी। अद्विक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नजर उसके होठों पर जाके ठहर गई। उसे अपने गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपने सलाइबा को गले के नीचे उतार के, गले को तर करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपनी आवाज को सख्त करके बोला, तुम मुझे मन में कोसना बंद करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी जीभ काट दूंगा। सिया, जो अपने ख्यालों में उसे अलग अलग नाम देने में लगी थी कि उसे अद्विक की सख्त आवाज आई, जिसे सुन के वो एकदम से हड़बड़ा के नजरें उठा के देखती है तो बस हैरानी से देखती रह जाती है। अद्विक उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। उसकी ऐसी तीखी नजरों को देख सिया डर जाती है और वो हड़बड़ा के बोली, सर सॉरी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अद्विक उसे घूरते हुए बोला, जाओ जाके असिस्टेंट से मिलके पूछो मेरा आज का शेड्यूल क्या है, और अब अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा फालतू का सोचा या बोला तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सिया जल्दी से बोली, जी जी सर, मैं सब समझ गई। इतना बोलते ही वो पलट के केबिन से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे अद्विक ने कोई भूत छोड़ दिया हो। तो वो ही जब अद्विक ने उसे ऐसे भागता देखा तो ना चाहते हुए भी उसके गुस्से से भरे फेस पर स्माइल आ गई, और वैसे ही स्माइल करते हुए बिला, पागल, इसकी अकड़ तो ऐसी है कि कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है, लेकिन उतनी ही बेवकूफ भी है। क्यों फालतू का अपनी जिद पर अड़ी है? अगर शांति से मान जाती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। कहने के बाद एक लंबी सांस छोड़ के फिर अपने काम पर फोकस करने लगा। सिया अद्विक के केबिन से भागती हुई बाहर आती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। कुछ देर तक लंबी सांस लेने के बाद वो अपने सीने पर हाथ रख के मुंह बनाते हुए बोली, कांटो बाला चिचिटा, जो अगर एक बार किसी से चिपक जाए तो छूटने का नाम नहीं लेता है। ये भी वो ही है जो मेरे पीछे उसी की तरह चिपक गए हैं, मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हूँ। वो खड़ी खड़ी अद्विक को कोसते हुए आड़े टेढ़े मुंह बना रही थी। तभी वो से अद्विक का असिस्टेंट रोहन निकला तो उसकी नजर सिया पर पड़ी, जो वो ही एक तरफ खड़ी आड़े देते मुंह बनाते हुए ना जाने क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। उसे देख के असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कुछ दूरी बना के उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। असिस्टेंट उसे देख के बोला, मिस सिया, आपको याद होगा आज का बॉस का शेड्यूल जानना था। सिया जल्दी से बोली, हाँ, मुझे याद है, और मैं बस उसके बारे में पूछने ही आने वाली थी, पर मुझे आपका केबिन कहाँ है पता नहीं था। असिस्टेंट बोला, ओह ऐसा है क्या? सिया ने भी मासूमियत से अपना सिर हिला दिया तो असिस्टेंट को हंसी आ गई, पर वो हंसा नहीं, वरना क्या पता अगर उसके जल्लाद बॉस ने उसे सिया के सामने हंसते हुए देख लिया तो उसे गोली मारने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाएगा। उसने बड़े ही रेस्पेक्ट से कहा, ठीक है तो चलिए मैं आपको मेरा केबिन दिखा देता हूँ और साथ में आपको आज का बॉस का शेड्यूल भी बता दूंगा और साथ में कंपनी कई कुछ जानकारी भी दे दूंगा, जिससे आपको आगे कोई परेशानी न हो। सिया ने हम कहा और असिस्टेंट के साथ उसके केबिन की तरफ जाने लगी। असिस्टेंट आगे था, सिया उसके पीछे। वो उसी फ्लोर पर बने कुछ दूर चल के कॉरिडोर से होके जाने लगे। कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में निक्की को भी उसका सारा काम समझा दिया था तो वो भी अपने काम में लगी थी। वो कंप्यूटर में कुछ करते हुए मन में बोली, पता नहीं सिया क्या कर रही होगी, मैंने सुना है सीईओ बहुत ज्यादा खड़ूस है। मेरी सिया तो कितनी भोली सी है, पता नहीं वो खड़ूस बॉस उसे परेशान करने के लिए क्या कर रहा होगा। मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि वो कौन से फ्लोर पर है, उससे मिल भी पाऊंगी कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मुझे एक बात की तसल्ली तो हो गई हो कि अब उसे घर जाके उन लोगों के ताने और जली कटी तो नहीं सुननी पड़ेगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरी सिया का उन मतलबी लोगों से पीछा छूटेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर काफी उदासी थी, जैसे वो कुछ देर में रोने लग जाएगी। सिया के घर में माँ, बेटी और बाप तीनों मजे से लिविंग हॉल में लगे। सोफे पर बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए कामिनी अपने पति से बोली, श्याम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर वो कर दिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसकी बात को सुनकर श्याम चाय का शिप लेके कप को टेबल पर रख के इंटरेस्ट के साथ बोला, हाँ बोलो, ऐसा भी क्या सोचा है जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी? कामिनी अजीब सी स्माइल करके बोली, इसके लिए तुम्हें वो काम करना होगा जो मैं तुम्हें करने को बोलूंगी, और मेरा यकीन मानो अगर तुमने वैसा ही किया तो फिर हमारे पास सब कुछ होगा और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी, और साथ में उस मनहूस से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। उसकी बात को सुनके सोनी और श्याम दोनों ही कामिनी के चेहरे को देखते रह गए। कामिनी उनको ऐसे अपनी तरफ देखता देख बोली, तुम दोनों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? श्याम जल्दी से बोला, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा और उस सिया से भी पीछा छूट जाएगा? कामिनी अजीब तरह से स्माइल करते हुए बातों को घुमा के बोली, मेरे पास जबरदस्त प्लान है जिससे वो मनहूस भी यहाँ से चली जाएगी और सब कुछ हमें मिल जाएगा। उसकी इस बात को सुन के और उसकी स्माइल देख के वो दोनों भी मुस्कुराने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई थी। सिया का आज का पहला दिन कंपनी में बड़ा ही हैक्टिक और डरावना रहा था। सिया अपना सारा सामना समेट के केबिन से बाहर आई और अद्विक के केबिन के डोर पर जाके उसने नॉक किया तो अंदर से सख्त आवाज आई, कम इन। सिया के रोगटे तुरंत खड़े हो गए।
वो डरते हुए मन में बोली, हे भगवान प्लीज बचा लेना इस शैतान से। इतने बोल के उसने धीरे से डोर को ओपन करके अंदर चली गई अद्विक, जिसका ध्यान अपने लैपटॉप में कुछ काम में करने में था। वो बिना सामने देखे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया घबरा गई और इधर उधर नजरें करके देखने लगी कि अद्विक किससे बोल रहा है उसे। ऐसे इधर उधर देखता देख अद्विक एकदम सख्त टोन में बोला, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। सिया सकपका गई। वो बोली, सो सॉरी सर, वो सर ऑफिस टाइम ओवर हो गया था, इसलिए मैं आपको बताने आई थी कि मैं घर जा रही हूँ। अद्विक ने उसे गहरी नजरों से कुछ पल देखा, फिर बिना और उसे परेशान करे सिर हिला दिया। आज उसने उसे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। उसका चेहरा थकान की वजह से कुछ फीका सा लग रहा था। अद्विक की हाँ सुनते ही उसने कहा, ओके सर, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ, बाय सर। इतना बोल के वो जल्दी से केबिन से बाहर भाग गई। अद्विक उसकी जल्दबाजी अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन अभी उसे कहीं जाना था और वो सिया को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था और ना ही उसे अपने साथ लेके जा सकता था, तो उसे घर भेजना ही सही था। सिया के जाते ही अद्विक ने लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा की लाइव फुटेज ऑन की तो सिया केबिन के बाहर खड़ी होके तेज तेज सांस लेके कुछ बड़बड़ा रही। अद्विक की नजर उसकी तेज चलती सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहे सीने पर जाके ठहर गई। सिया का सीना ऊपर उठा हुआ होने से उसके फिगर को और भी अट्रैक्टिव बनाते थे। उसकी नजरें गहरी हो गईं। अचानक से उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगा। उसने अपने गले को तर करके कहा, डेम शी इज स्टनिंग। सिया के फिगर को इस तरह से देख के अद्विक के माथे पर पसीना आने लगा। उसे एकदम से गर्मी सी महसूस होने लगी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसके बनाने कहा, बेबी तुम मुझे पागल कर रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात जैसे ही खत्म हुई सिया भी वो चली गई। अद्विक ने कसी हुई मुट्ठी को अपनी डेस्क पर जोर से मार दिया। डेम तुम आज भाग लो जहां तक तुम भाग सकती हो, पर कल मैं तुम्हें कहीं भी भागने का एक भी मौका नहीं दूंगा। वो जल्दी से खड़ा हुआ और केबिन में बने प्राइवेट कमरे में जाके सीधा वॉशरूम में घुस गया। इधर सिया जैसे ही लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, उसे गेट के साइड में निक्की खड़ी दिखी। वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, थैंक गॉड जो तुम मुझे यही मिल गई, वरना पता नहीं क्या होता। निक्की उसके हाथ को पकड़ के फिक्र से बोली, सिया तू ठीक तो है ना? मैंने सुना है सीओ बहुत ज्यादा खड़ूस और गुस्सैल है, क्या उसने तुम्हें ज्यादा परेशान किया? सिया उसके हाथ को पकड़ के गेट से बाहर ले जाते हुए बोली, पहले तू यहाँ से निकल, मैं तुझे सब बताती हूँ। निक्की भी उसके साथ बाहर रोड पर आके टैक्सी के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में उनको एक टैक्सी मिल गई। वो दोनों उसमें बैठ के घर के लिए निकल गई। सिया बोली, निक्की तुझे पता है वो सीईओ कौन है? निक्की बोली, नहीं, कौन है? क्या तू उसे जानती है? सिया घबराती हुई बोली, ये वही आदिल आदमी है जो मेरे पीछे कॉलेज में पढ़ गया था, मेरे घर के लिए। निक्की आश्चर्य से चौंकी, क्या कहा तुमने? अब भी सिया बोली, वो जो तुमने सुना, ये वही घटिया सरफिरा है जो मुझसे मेरे घर को लेना चाहता है। निक्की बोली, फिर अब तू क्या करेंगी? क्या हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए? सिया रोनी सी सूरत बना के बोली, नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है उस खड्डूस आदमी ने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। अगर मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे उसे ऐसे देने होंगे। अब मैं क्या करूंगी? वो बहुत ज्यादा बुरा है। गुस्सा तो उसकी लंबी नाक पर 24 घंटों बैठा ही रहता है, हर बात पर चिल्लाता है। पता नहीं भगवान ने उसको इतना गुस्सा फोकट में क्यों दे दिया है, या अब मैं क्या करूंगी? कैसे उस शैतान से अपना पीछा छुड़ाऊंगी? निक्की ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और अब तो हम उसकी कंपनी में ही जॉब कर रहे हैं ना, तो इसका भी हम मिलके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, तू परेशान ना हो। सिया निक्की के समझाने पर थोड़ी सी शांत हो गई और कुछ देर में उनकी टैक्सी उनके घर के पास रुकी। वो दोनों टैक्सी से उतर के उसे पैसे देके एक दूसरे को बाय बोल के अपने अपने घर के लिए चली गई। शाम का समय हो गया था, हल्का हल्का सा अंधेरा भी हो गया था। निक्की जैसे ही घर के अंदर पहुंची, उसे वो पहले से कुछ लोग बैठे दिखे। सिया उनको नहीं जानती थी, पर उसकी चाची और चाचा उनकी खातिरदारी कर रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उनको जानते हैं। कामिनी चाची ने जैसे ही सिया को अंदर आते देखा, वो स्माइल करके एक्साइटेड होके बोली, सिया बेटी तुम आ गई, आओ यहाँ देखो, ये लोग खास तुमसे ही मिलने आए हैं। सिया उनकी स्माइल और प्यार से भरी टोन को सुन के अपनी जगह पर जम गई। वो हैरानी से अपनी चाची को देखती रह गई और वो बैठे कुछ लोगों जैसे ही सुना सिया आ गई है, तो वो भी अपनी आंखें फाड़ के उसे देखते रह गए। आगे जारी, आगे क्या होगा? क्या ये लोग सिया को बेचने वाले हैं या होगा कुछ और? आगे जानने के लिए बने रहो। लाइक, शेयर, कमेंट्स, फॉलो और स्टिकर देना।